Hello students, welcome to halo compound, means haloalkane and haloarine. In this chapter, we have already completed physical and chemical properties of halo compound. In the last topic of this chapter, we will see some polyhalogen compounds. Okay, some polyhalogen compound. Polyhalogen इसका मीनिंग होता है हेलोजन एक से ज्यादा हो. केमिस्ट्री में पोली वर्ड तभी यूज करते हैं जब पार्टिकल्स एक से ज्यादा हो, तो एक से ज्यादा हेलोजन वाले कंपाउंड उनको कहेंगे पोली हेलोजन कंपाउंड. ओके, दिस कंपाउंड्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर आल्सो. ओके, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे. तो उसमें सबसे पहला कंपाउंड है डाइक्लोरोमीथेन. ओके, क्या नाम है उसका? डाइक्लोरोमीथेन. What is the formula of dichloromethane? So you can see डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है CH2Cl2. ओके, क्या फॉर्मूला होगा? CH2Cl2. इसको कॉमन नेम भी दिया जाता है, वो है मिथिलीन क्लोराइड. क्या नेम है? मिथिलीन क्लोराइड. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज और उसका यूजेस हमें एक्सप्लेन किया है. लेट अस सी फर्स्ट वन. Dichloromethane is widely used as a solvent, as a paint remover, okay, as a propellant in aerosol, and as a process solvent in manufacturing of drugs. Process solvent in manufacturing of drugs. Generally dichloromethane का काम solvent का है, तो paint remover में solvent है, एरोसॉल में सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ पे नाम दिया है प्रोपेलेंट. अब प्रोपेलेंट का मतलब ये है बच्चों, आप प्रोपेलेंट का मतलब ऐसा 10th में पढ़े हो, बूस्टर रॉकेट में जो फ्यूल यूज होता है उसे प्रोपेलेंट कहते हैं. वैसे एरोसॉल एक्चुअली है ना, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रे है. ओके, जैसे कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो, बॉडी स्प्रे हो, या फिर कोई भी टाइप का स्प्रे जो एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट लिक्विड में से गैसियस स्टेट में स्प्रे किया जाए, तो उन सभी स्प्रे को कॉमनली कहते हैं एरोसॉल. ओके, सो इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन एरोसॉल, मतलब प्रोपेलेंट कहते हैं. प्रोपेलेंट का मतलब क्या है कि उस डिब्बे में होता है सॉल्वेंट डाइक्लोरोमीथेन, और अगर इंसेक्टिसाइड है या बॉडी स्प्रे है, नॉर्मल स्प्रे है, बराबर, इन सभी स्प्रे या सैनिटाइजिंग स्प्रे है, इन सभी स्प्रे के मटेरियल को उसमें रखा जाता है. नाउ वी आर स्प्रेडिंग इट. अब जैसे ही प्रेस करोगे तो ड्यू टू डाइक्लोरोमीथेन जो स्प्रे का मटेरियल है ना, वो एटमॉस्फेयर में जाके घुल जाता है. तो इसलिए अगर CH2Cl2 नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है स्प्रेड होना, इसलिए लिखा है प्रोपेलेंट इन एरोसॉल. ओके, एंड अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, मतलब दवाइयों के प्रोडक्शन की रिएक्शन होती है, उनमें सॉल्वेंट होता है. इट इज यूज्ड आल्सो एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट. मेटल क्लीनिंग, मेटल फिनिशिंग सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है. कोई भी सरफेस पर अगर शाइनिंग रखनी हो मेटल पर, या कोरोजन रिमूव करना हो, तो वहां पे डाइक्लोरोमीथेन यूज होता है. तो स्टूडेंट्स, इतने यूजेस याद रखिए. इट इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एज अ पेंट रिमूवर, एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल, एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स. It is also used as a metal cleaning and finishing solvent. Okay, metal cleaning and finishing solvent. Now methylene chloride, उसकी हार्मनेस हमें याद रखनी है. Methylene chloride harms the human central nerve system.
ओके हमारी नर्व सिस्टम को वो हार्मफुल है। एक्सपोजर टू लोअर लेवल्स ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली impaired हियरिंग एंड विजन। थोड़ी मात्रा में अगर एटमॉस्फेयर में यह केमिकल जाता है तो देखने और सुनने में थोड़ी दिक्कत आती है। हायर लेवल्स ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एयर कॉज डिजीनेस नोजिया। बच्चों डिजीनेस और नोजिया का मतलब है उबका આવવા અને વોમિટિંગ થવું એને નોઝિયા કે। So dizziness, nausea, tingling and numbness in the fingers and toes। मतलब आपकी फिंगर्स और टोज होता है मतलब पूरे हाथ में। टिंगलिंग मतलब जणजणाटी थवी અને नमनेस मतलब रिजिडनेस आ जाती है, जड़ हो जाता है पूरा हैंड। ओके in humans the direct skin contact with methylene chloride cause intense burning and mild redness on the skin। अगर स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में डाइक्लोरोमीथेन आता है तो माइल्ड रेडनेस होती है स्किन पे और बर्निंग होती है। इतना ही नहीं डायरेक्ट कांटेक्ट विथ आईज कैन बर्न द कॉर्निया। हमारे आईज में जो मेन लेयर है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं विजन के लिए, वो कॉर्निया बर्न हो जाता है और इसी वजह से डाइक्लोरोमीथेन और मिथिलीन क्लोराइड इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ओके गाइस, तो ये आपको उसका यूजेस और हार्मफुल प्रॉपर्टीज सब कुछ याद रखना होगा। आपने कभी कभार देखा होगा कोई भी स्प्रे होगा, रूम स्प्रे हो, बॉडी स्प्रे हो, तो उस स्प्रे को आप जैसे ही हैंड के कांटेक्ट में रखोगे, जैसे आपका बॉडी स्प्रे है उसको आप हैंड स्प्रे लगाओगे तो आपको थोड़ी सी जलन होगी। उसका रीजन है सॉल्वेंट, बराबर। इसमें एक ही ऑप्शन, एक ही एक्सेप्शनल केस है, वो है फॉग, क्योंकि वो लोग बोलते हैं नो गैस, मतलब उसमें डाइक्लोरोमीथेन नहीं होता है। ओके तो दिस इज फर्स्ट केमिकल डाइक्लोरोमीथेन। फॉर्मूला याद रखिए। What is the formula of dichloromethane? The formula is, क्या होगा फॉर्मूला? CH2Cl2 for dichloromethane. Okay. Now let us see our next topic. This is trichloromethane. उसमें भी हमें प्रॉपर्टीज यूजेस सब करने हैं। What is the formula of trichloromethane? That is CHCl3. ओके उसको ऐसा भी कहते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म। ओके उसे क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। लेट अस सी। केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, अल्केलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस। जनरली क्लोरोफॉर्म यूज होता है फैट, अल्केलॉइड्स, आयोडीन और अदर सब्सटेंस में एज अ सॉल्वेंट। The major use of chloroform today is in the production of the Freon refrigerant R22। जनरली आपको पता होगा कि एसी और रेफ्रिजरेटर में जितने भी कूलेंट मतलब रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं। तो हाल में पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा यूज है R22 फ्रीऑन का। उसके प्रोडक्शन में क्लोरोफॉर्म very useful होता है। It was once used as a general anesthetic in surgery but has been replaced by less topic, safer anesthetic such as a ether। बच्चों पहले ऑपरेशन थिएटर में किसी को अनकॉन्शियस करना हो तो क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता था, लेकिन मैं उसका रिस्क में आपको बताऊं, 2 रिस्क है। पहला रिस्क ये है कि क्लोरोफॉर्म अगर आपने उसकी बोतल ओपन रख दी, इट इज हाईली वोलेटाइल लिक्विड, तो बोतल ओपन करने से ऑपरेशन थिएटर में एक्चुअली वेपर फॉर्म में क्लोरोफॉर्म आ गया और जैसे ही आप कोई स्विच स्टार्ट करोगे तो उसमें स्पार्क होगा, क्लोरोफॉर्म का कंबशन होगा और उससे
आग भी लग सकती है। तो पहला रीजन है क्लोरोफॉर्म ऑपरेशन थिएटर में रिस्की क्यों है। दूसरा रीजन ये है कि भूल से एनेस्थेटिक डॉक्टर या कोई भी सपोर्टिंग डॉक्टर उसने भूल से भी क्लोरोफॉर्म की बोतल ओपन रख ली। ओके, तो होगा क्या, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके हाईली पॉइजनस गैस बनाता है। हाईली पॉइजनस गैस बनाएगा जिसे फॉस्जीन कहेंगे। यू कैन सी द रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन लाइट की प्रेजेंस में होगा तो देखो, दो कितने क्लोरीन है यहाँ पे, 3। ओके, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन कंबाइन होके बना देंगे 2HCl, राइट। तो बचेगा क्या, COCl2। यू कैन सी द बैलेंसिंग, 3 2s 6 क्लोरीन, 2 रिमूव हुए, 2 2s 4। तो अगर भूल से भी वो बोतल ओपन रह गई है और एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में क्लोरोफॉर्म आ गया है, तो ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में फॉस्जीन गैस कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट इज वेरी वेरी टॉक्सिक गैस। तो क्लोरोफॉर्म की वजह से होगा ये कि वो क्लोरोफॉर्म ऐसा लेने से अगर कोई अनकॉन्शियस होता है तो वो सीधा कोमा में चला जाएगा या फिर वो डेड भी हो जाता है। मैंने सुना भी है 2-3 केस के बारे में, ओके, के क्लोरोफॉर्म की वजह से डेथ हो गई सिंपल ऑपरेशन में, लेकिन उसका रीजन क्लोरोफॉर्म की क्वालिटी होती है, इसलिए इट इज वेरी रिस्की। ओके, इसलिए बोल रहे हैं कि भाई इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स, एक्चुअली लिखा है एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज एज अ एनेस्थेटिक। वो बोल रहे हैं कि भाई उनकी जगह पे लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक यूज करते हैं ईथर। उसमें भी कौन सा ईथर होता है, नॉर्मल ऑपरेशन हो तो आपको पता है डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेने जाएं तो वो ठंडा ठंडा करते पहले, बराबर, फिर इंजेक्शन लगाते हैं, वो है डाई इथाइल ईथर। तो ऐसे बहुत सारे ईथर कंपाउंड्स हैं जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं। तो जनरली टुडे दे आर यूजिंग ईथर। और ईथर क्यों, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर अल्केन के बाद लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, तो उससे किसी की रिएक्शन नहीं होगी और हमारी बॉडी में से वो निकल भी जाता है। तो ये रीजन है कि व्हाई वी आर यूजिंग ईथर इंस्टेड ऑफ क्लोरोफॉर्म। लिखा है इट एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज एज एन एनेस्थेटिक, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्व सिस्टम। अब जैसे ही सांस में लेते हो तो हमारी सेंट्रल नर्व सिस्टम को वो डिप्रेस कर देता है। ब्रीथिंग अबाउट 900 parts per million, okay, breathing about 900 ppm of chloroform in air for a short time can cause dizziness, fatigue and headache. Okay, dizziness, fatigue and headache होता है, fatigue. Chronic chloroform exposure may cause damage to the kidney, damage to the liver, where chloroform is metabolized to phosgene. मैंने अभी कहा ना, क्लोरिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू लीवर। ओके, वो लीवर डैमेज कर सकता है क्योंकि वो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडेशन करके सीधा फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड टू द किडनीज, एंड सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन द स्किन इज इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म। बच्चों, वो किडनीज को भी डैमेज कर सकता है। किसको डैमेज कर सकता है, किडनीज। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, लीवर किडनी दोनों को क्लोरोफॉर्म डैमेज कर सकता है। इतना ही नहीं, लिखा है सम पीपल डेवलप सोर। सोर का मतलब होता है घा लाग वो। ओके, सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन स्किन इज इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म। अगर आपकी त्वचा क्लोरोफॉर्म में पड़ी रही है तो उस पर घाव लग जाते हैं, सोर्स हो जाता है।
फिर बात की है क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। ओके, धीरे धीरे क्लोरोफॉर्म लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होकर उसका पॉइजनस गैस फॉस्जिन बन जाता है, जिसका दूसरा नेम है कार्बोनिल क्लोराइड। कौन सा नेम है? कार्बोनिल क्लोराइड। तो कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जिन गैस बनता है। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल, उसको डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करते हैं, एंड कंप्लीटली फिल्ड सो इट दैट एयर इज केप्ट आउट। इसकी बॉटल में बिल्कुल भी एयर रखी नहीं जाती। ओके, टॉप से बॉटम तक पूरा भर दिया जाता है, और डार्क बॉटल में रखेंगे तो सनलाइट की इफेक्ट होगी नहीं। ओके, so this is second chemical which you have to remember, that is trichloromethane। तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट, अल्केलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस। उसका मेजर यूज है रेफ्रिजरेंट का प्रोडक्शन, वो है R22। ओके, पहले वो एनेस्थेटिक तौर पे यूज किया जाता था, लेकिन अभी लेस टॉक्सिक ईथर उसकी जगह पे यूज किए जाते हैं। ओके, as might be expected from its use as anesthetic, अगर उसका यूज एनेस्थेटिक तौर पे लिया जाए तो वो सेंट्रल नर्व सिस्टम को डिप्रेस करता है। 900 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर for a short time can cause dizziness, fatigue and headache। ओके, फिर लिखा है क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर may cause damage to liver and kidney, क्योंकि वो फॉस्जिन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हमारी त्वचा उसको इमर्ज किया जाता है क्लोरोफॉर्म में, तो हमारी त्वचा पे भी घाव हो जाते हैं। ओके, उसको एयर में ओपन रखो तो सनलाइट की प्रेजेंस में वो कार्बोनिल क्लोराइड या फिर टॉक्सिक गैस फॉस्जिन में कन्वर्ट हो जाता है, and therefore it is stored in dark bottle। okay, and it is filled completely, पूरी बॉटल भरी जाती है, उसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में वो फॉस्जिन में कन्वर्ट हो जाता है। So this is second chemical, chloroform। Now we will use third chemical which is called iodoform। क्या कहते हैं उसको? iodoform। So let us see the formula of iodoform। बच्चों, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म जैसा ही है। CH को हम कहते थे क्लोरोफॉर्म, वैसे CHI3 को कहेंगे आयोडोफॉर्म, जिसका दूसरा भी एक नाउन है ट्राई आयोडोमीथेन। तो IUPAC नेम ट्राई आयोडोमीथेन and common name is iodoform। okay, it was used earlier as an antiseptic, वो एंटीसेप्टिक फॉर्म में यूज किया जाता है, but the antiseptic properties are due to liberation of free iodine। बच्चों, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो डायलॉग बॉक्स में, CHI3, ये आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला है। शुरू में उसको डिटेक्ट किया गया एज अ एंटीसेप्टिक, बराबर। फिर पता चला कि भाई आयोडोफॉर्म खुद एंटीसेप्टिक नहीं है, लेकिन ये आयोडोफॉर्म अपने फॉर्मूला में से आयोडीन सेपरेट करेगा, और वो आयोडीन एंटीसेप्टिक है, बराबर। और एक जानने जैसी बात बताऊं तो ये आयोडोफॉर्म येलो कलर का क्रिस्टल है, एंड इट हैज वेरी वेरी बैड स्मेल, बराबर। ओके, आप किसी सुएज कैनाल में जाके रहो ना, वैसी स्मेल होती है। तो CHI3 iodoform initially used as an antiseptic, but according to the knowledge, antiseptic property is not because of CHI3, it is because of free iodine I2। ओके, उसकी बैड स्मेल है, और इसीलिए लिखा है कि antiseptic properties are due to the liberation of free iodine and not due to the iodoform itself।
Due to its objectionable smell, it has been replaced by other formulations containing iodine. तो आयोडीन वाले अदर कंपाउंड्स का यूज करके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी यूज की जाती है। हाल में आयोडोफॉर्म का कोई मेडिकल यूज नहीं है। ओके, देयर इज नो एनी मेडिकल यूज ऑफ आयोडोफॉर्म। सो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आयोडोफॉर्म। अब केमिस्ट्री प्रैक्टिकल और जेईई नीट के एंट्रेंस एग्जाम में 10 साल के पेपर देख लो, उसमें से मिनिमम 4 टाइम्स आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात की है, जिसकी चर्चा हम जेईई नीट के लेक्चर में ज्यादा करेंगे। सो दिस इज ट्राई आयोडोमीथेन। ओके, नाउ टेट्राक्लोरोमीथेन कंपाउंड नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल let me write the formula of tetrachloromethan. टेट्राक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला है CCl4। ओके, IUPAC नेम इसका क्या होगा? CCl4, दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन। उसका एक कॉमन नेम भी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो है कॉमन नेम। तो देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस, एवरीथिंग। लिखा है इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल कैन। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड को लार्ज अमाउंट में यूज किया जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट। ओके, इस सेंटेंस को समझाने के लिए मैं आपको टेम्पररी एक जेईई के पेज पर ले जाता हूं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, चलो देखिए, ये फ्रीऑन गैस है, आप ऑलरेडी जानते हो, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, जो एक रेफ्रिजरेंट भी है। क्या है? रेफ्रिजरेंट। और ऐसा भी कह सकते हैं वो प्रोपेलेंट है। अब देखो, मुझे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के लिए जो CFC चाहिए, फ्रीऑन गैस, उसके प्रोडक्शन में हमने किसको यूज किया? CCl4। अब देखो, डाइफ्लोरोमीथेन जो है उसको फ्रीऑन 12 गैस कहते हैं, उसके प्रोडक्शन में हमने किसे यूज किया? CCl4 को। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर यूज in manufacturing of refrigerant and propellant for aerosol cans। aerosol cans का मतलब आप जानते हो, सभी टाइप के स्प्रेज में सॉल्वेंट है। It is also used as a feedstock in the synthesis of chlorofluorocarbons। अभी अभी आपने देखा कि रॉ मटेरियल के तौर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में वो CCl4 यूज किया जाता है। It is useful for CFC and other chemical। बच्चों, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, इन सभी में जो यूज होते हैं उनको फ्रीऑन गैसेस कहते हैं या CFC कहते हैं। तो उनके प्रोडक्शन में और अदर केमिकल्स के प्रोडक्शन में कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया जाता है। ओके, until the mid of 1960s के आसपास generally it was widely used as a cleaning fluid both in industry as a degreasing agent। जनरली क्या होता था, 1960s में जो फैक्ट्रीज में मशीन्स होते हैं उनमें ग्रीस यूज किया जाता था। ओके, आपने देखा होगा ग्रीस जो होता है शुरू में लाइट कलर का होता है, लेकिन अगर वो ग्रीस जो है ओके वो ज्यादा यूज में आ गया है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। जैसे आप किसी भी दुकान जो होती है, शॉप, उसके शटर को देखो तो आपको पता है कि आप जैसे ही आप हाथ अंदर डालोगे तो ब्लैक कलर का ग्रीस मिलेगा। सेम वे मशीनरीज में ग्रीजिंग एजेंट में ग्रीस जो यूज होता है
उसको क्लीन करने के लिए फ्लूइड यूज किया जाता है, वो था CCl4। तो 1960s में डिग्रीजिंग एजेंट के तौर पर क्लीनिंग फ्लूइड फॉर्म में CCl4 यूज किया जाता था। इतना ही नहीं, इट इज यूज्ड एज अ स्पॉट रिमूवर। बराबर, जैसे क्लोथ्स है, उन क्लोथ्स में ड्राई क्लीनिंग करना है तो ड्राई क्लीनिंग में स्पॉट रिमूवर मतलब आप समझ सकते हो, दाग को दूर करने के लिए क्लोथ्स में यूज किया जाता था। एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, बराबर, फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म में उसे यूज किया जाता है। 1960s की बात है। ओके, देयर इज सम एविडेंस दैट एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉज लीवर कैंसर इन ह्यूमंस। ओके, ज्यादा मात्रा में बॉडी के संपर्क में आया कंटिन्यूअसली तो लीवर कैंसर भी हो सकता है। द मोस्ट कॉमन इफेक्ट आर डिजीनेस, लाइट हेडनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग। बराबर, उबका हुआ मतलब डिजीनेस, लाइट हेडनेस मतलब आपको थोड़ा इजी लगना माइंड में, नोजिया एंड वॉमिटिंग मतलब समझ सकते हो आप। तो ये सभी प्रॉब्लम्स कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। which can cause परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल्स। नर्व सेल को परमानेंट डैमेज कर सकता है। इन some cases this effect can lead rapidly to stupor, coma, अनकॉन्शियसनेस और डेथ। डेथ तक हो सकती है CCl4 से। ओके, तो स्टपर, कोमा, अनकॉन्शियसनेस और डेथ, ये सभी CCl4 की वजह से हो सकता है। यहाँ पे स्टपर मतलब मूर्छित होना, बराबर, मतलब कॉन्शियसनेस कम हो जाना, ये सब सिमेट्रिकल वर्ड है, स्टपर, कोमा, अनकॉन्शियसनेस और डेथ। ओके, exposure to CCl4 can make the heart beat irregularly or stop। हार्ट बीट इरेगुलर भी हो सकते हैं, स्टॉप भी हो सकते हैं। द केमिकल में इरिटेट द आई ऑन कॉन्टैक्ट। आई के कॉन्टैक्ट में आने से आपको जलन होती है। When carbon tetrachloride is released into air, it rises to the atmosphere। अगर उसको एयर में छोड़ा जाए तो एटमॉस्फेयर में वो फैल जाता है। एंड डिप्लेट्स द ओजोन लेयर, वो ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करता है। आप ऑलरेडी जानते हो कि CCl4 इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर एटमॉस्फेयर में रखोगे तो उसमें से क्लोरीन लिबरेट होके हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगा, वहां ओजोन लेयर है, उसके साथ फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है जो आप 11th में पढ़ चुके हो। सिंगल क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मोलिक्यूल। तो इससे ओजोन लेयर डिप्लेक्शन होगा। इतना ही नहीं, ओजोन लेयर इज बिलीव्ड टू इंक्रीज ह्यूमन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायोलेट रेज। सनलाइट में से जो यूवी रेडिएशंस आते हैं, ओजोन होल बनने की वजह से सीधा अर्थ पे आएंगे। ओके, और हमारी बॉडी में यूवी रेडिएशन इतने फायदेमंद नहीं है। ओके, इट इंक्रीजेस स्किन कैंसर, आई डिजीज एंड डिसऑर्डर्स एंड पॉसिबल डिसरप्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कम कर देता है, आई डिजीज होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसमें डिसऑर्डर होते हैं, स्किन कैंसर भी होता है। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड जो कंट्री है उसके प्लेयर्स को आप देखोगे तो इतने वाइट होते हैं, इतने वाइट होते हैं कि आपको लगेगा कि भाई ये तो ब्रिटेन और अमेरिका से भी वाइट है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, वहां पे 30% पीपल ऐसे हैं न्यूजीलैंड में कि उनको ये स्किन का प्रॉब्लम है। आप उसे स्किन कैंसर और स्किन इलनेस भी कह सकते हो। अगर उनको 35 से ऊपर टेम्परेचर में रखा जाए तो वो सस्टेन भी नहीं कर पाते, बराबर। इसका रीजन है कि उनकी स्किन डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में आती है। ओजोन लेयर को जहां पे बड़ा हॉल था वो है न्यूजीलैंड के ऊपर। ओके, और इसी वजह से सबसे ज्यादा गोरे लोग कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में। तो दिस इज केमिकल नंबर 4 जिसे हम कहते हैं CCl4। ओके गाइस, तो एक बार
फिर से देख लेते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट। ओके, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अदर केमिकल बनाने में सॉल्वेंट है, फीड स्टॉक है। 1960 में वो डिग्रेसिंग एजेंट, स्पॉट रिमूवर और फायर एक्सटिंग्विशर था। ज्यादा कांटेक्ट में आया तो लिवर कैंसर हो सकता है। ओके, जनरल इफेक्ट है डिजीनेस, लाइट हेडनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग। इतना ही नहीं, वो हमारे नर्व सिस्टम सेल को डैमेज करता है। ओके, इतना ही नहीं, वो आगे स्टपर, कोमा, अनकॉन्शियसनेस और डेथ भी ला सकता है। ओके, हार्ट बीट स्लो और रेगुलर कर सकता है, सॉरी इरेगुलर और स्टॉप कर सकता है। आई को भी नुकसान कर सकता है और ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट कर सकता है। तो दीज आर CCl4 प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। नाउ टॉपिक नंबर 5 इज फ्रियॉन गैस। ओके, इस फ्रियॉन गैस का फॉर्मूला होता है बच्चों CCl2F2। क्या है फॉर्मूला? CCl2F2। So let us see CCl2F2। इस कंपाउंड की उन्होंने बात नहीं की है, कॉमनली उन्होंने समझाया है फ्रियॉन गैसेस। फ्रियॉन गैसेस को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या लिखेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करके क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपको यही आंसर लिखना है। ओके, लिखा है द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर collectively known as freon. The chlorofluorocarbons of methane and ethane are known as freon gases. उनकी properties है बच्चों, they are extremely stable, they are unreactive, they are non-toxic, they are non-corrosive and easily liquefiable gases. इतनी सारी अच्छी property है, बराबर। फ्रियॉन गैसेस होते हैं स्टेबल, अगर स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव है। ओके, फिर नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग, नॉन कोरोसिव मतलब किसी मेटल या कोई वेसल में रखोगे फिर भी उसमें कोरोजन नहीं होगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट, इजीली लिक्विफेबल गैसेस। तो बच्चों फिर से एक बार, स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, इजीली लिक्विफेबल गैसेस, उनका नाम है फ्रियॉन 12। ओके, is one of the most common freons in industrial use. Okay, freon 12 is one of the most common freons in industrial use. इंडस्ट्रियल यूज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रियॉन गैस है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस पूरे सेंटेंस ने दिल जीत लिया। क्यों? मैंने अभी अभी आपको समझाया था हाउ कैन वी प्रोड्यूस दिस कंपाउंड। यू कैन सी हियर, फ्रियॉन बनाना है आपको, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, JEE नीट के लिए। आपको फ्रियॉन 12 गैस बनाना है, बराबर। तो आपने क्या किया, CCl4 की रिएक्शन एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से की। तो इसी चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में आपने पढ़ा था फिंकलस्टेन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरिनेशन होता है, फिंकलस्टेन में क्लोरिनेशन होता है। तो यहाँ हमने कुछ किया नहीं है, क्लोरीन के हाफ एटम्स को रिप्लेस किया। टोटल क्लोरीन कितना था? 4 3 12। उसमें से 6 क्लोरीन को 6 फ्लोरीन से आपने रिप्लेस किया। यू कैन सी यहाँ से 3 2 6, तो 12 क्लोरीन की जगह 6 क्लोरीन हो गए, 3 2 6, और 6 फ्लोरीन ऐड हो गए। तो इसे हमने स्वार्ट्ज रिएक्शन कहा था। शायद याद होगा आपको, स्वार्ट्ज रिएक्शन के रिएजेंट कौन है? Ag कौन है? हाँ जी, सब है। मतलब स्वार्ट्ज रिएक्शन में कहा था यूजफुल होते हैं AgF, COF2, Hg2F2, HbF3। तो यहाँ पे फ्लोरिनेशन करके आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाया। इस रिएक्शन को हम कहेंगे स्वार्ट्ज।
ओके, टेट्राक्लोरोमीथेन मतलब CCl4 में से। These are usually produced for aerosol, propellants, refrigerations and air conditioning purposes. ये तो आप जानते ही हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑल टाइप ऑफ स्प्रे में प्रोपेलेंट है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स में यूज किया जाता है। ओके, बाय 1974 ऐसा माना जाता है 1974 में पूरे वर्ल्ड में 2 बिलियन पाउंड जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस किया जाता था, 200 करोड़ पाउंड। ओके, मोस्ट फ्रीऑन इवन दैट यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। ओके, मोस्ट ऑफ वो रेफ्रिजरेटर में यूज करते थे। इवेंचुअली मेक्स इट्स वे इनटू द एटमॉस्फेयर। अब क्या होता था पता है, 200 करोड़ पाउंड फ्रीऑन गैस बनाया जाता था और उसमें से मोस्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता था। अब देखो, रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी होती है, कुछ समय बाद उसका गैस लीक हो जाता है। सेम प्रॉब्लम क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन एटम है, स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगा, ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करेगा, तो स्ट्रेटोस्फेरिक जगह पे ओजोन होल बनेगा और इसी वजह से ह्यूमन लाइफ में वो वेरी हार्मफुल है। सो इसलिए लिखा है कि it is go to the atmosphere where it diffuses unchanged into the stratosphere. In stratosphere, freon is able to initiate a radical chain reaction. आपने 11th के लास्ट चैप्टर में ओजोन लेयर डिप्लेक्शन में फ्री रेडिकल की रिएक्शन देखी होगी, Cl डॉट वाली, बराबर। इसलिए कॉमनली लिखा है freon is able to initiate a radical chain reaction, बराबर। आपने चैप्टर नंबर लास्ट मतलब 16 लेसन में पढ़ा था कि ओजोन का जो लेयर होता है उसमें क्लोरीन का 1 फ्री रेडिकल Cl डॉट वो ओजोन को डिप्लेक्ट कर करके 1 लाख मोलेक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए लिखा है कि वो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन करता है that can upset the natural ozone balance. वो ओजोन बैलेंस को अपसेट करता है। ओके, तो क्या करेगा, ओजोन उसका नेचुरल बैलेंस है उसको अपसेट करता है। सो दिस इज कॉल्ड फ्रीऑन गैस। तो फिर से एक बार देख लें, द क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रीऑन। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, unreactive, non-toxic, non-corrosive, easily liquefiable gases. Freon 12 is one of the most common freon in industrial use. It is manufactured from tetrachloromethane by Schwarz reaction. वो यूज होता है एरोसोल प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर उसमें। जनरली वर्ल्ड में 2 बिलियन पाउंड जितना प्रोडक्शन है और उसमें मोस्ट ऑफ है रेफ्रिजरेटर के तौर पे। इसी वजह से वो ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय कर सकता है, ओके, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो कंपाउंड नंबर 5 इज क्लियर, विच इज कॉल्ड फ्रीऑन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट पॉलीहेलो कंपाउंड ऑफ द चैप्टर। बहुत अच्छा खासा नेम है, पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT, बराबर। तो पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसको शॉर्ट में DDT कहते हैं, उसका फॉर्मूला हमारी बुक में दिया है, उस पर से ही पूरा नाम बनेगा। लेकिन इस फॉर्मूला से अच्छा फॉर्मूला मैं आपको शो करता हूं, वो फॉर्मूला आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपको समझ में और ज्यादा आ सकता है। देखो यहाँ पे राइट साइड जो केमिकल है, राइट साइड, वो है ये DDT। ओके, अब नाम कहां से बना, स्ट्रक्चर देख के पता चलेगा। देखो ये मेन कार्बन की चेन है जिसमें 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। सो मेनली 2 कार्बन की चेन है यहाँ पे। अच्छा, उसमें बेंजीन रिंग से क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ भी बेंजीन रिंग से क्लोरीन जुड़ा है।
अगर लेफ्ट साइड वाले को मैं बोलूं पैरा, तो राइट साइड वाला क्या होगा, पैरा डैश। इसलिए देखो पैरा पैरा डैश, फिर से लेफ्ट और राइट, पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो, दो क्लोरीन है ना, डाई क्लोरो। अच्छा, क्लोरो की बगल में कौन है, फिनाइल, तो आएगा डाई फिनाइल डाई क्लोरो डाई फिनाइल। अब कितना क्लोरीन है, 3, तो आएगा ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन है ना, तो ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है इसलिए पूरा नाम क्या होगा, इथेन। तो आप समझ सकते हो स्ट्रक्चर पर से पूरा नेम है। यहाँ पे आएगा पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। चलो बोलो मेरे साथ, मन में जोर से बोलना है आपको, क्या होगा, पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। फिर से एक बार, पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। तो दैट इज कॉल्ड नेम, कॉमन नेम ऑफ DDT और फुल फॉर्म ऑफ DDT। ओके, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग थियरी है ये, बराबर। शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि सर ये कितना याद रखना है, तो बच्चों आप है ना एक साथ सभी कंपाउंड्स भले होमवर्क में कर लो, लेकिन तैयार रोज 2-2 कंपाउंड ही करना, क्योंकि मिक्स हो जाएगा फिर, बराबर। हर एक कोई भी जगह पे कभी कभी ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिसमें हम जानते बहुत होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा तैयार करना जरूरी नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ ये टॉपिक्स आप रोज 2 टॉपिक्स क्लियर करो, 3 दिन में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा पोली हेलो कंपाउंड का। अगर एक साथ करने बैठोगे बच्चों तो एक बार हो भी जाएगा, लेकिन यू विल नॉट इंटरेस्टेड एंड कॉन्फिडेंट आफ्टर प्रिपरेशन। ओके, चलो आगे बढ़े, DDT की बात करते हैं। तो DDT में इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इट वाज द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, ओके, was originally prepared in 1873। सोचो सोचो, क्या सोचें, तो लगभग 150 साल पहले ये प्रिपेयर हुआ था, क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। बट इट वाज नॉट अंटिल 1939 दैट पॉल मुलर ऑफ गीगी फार्मास्यूटिकल, साइंटिस्ट का नेम है पॉल मुलर, कंपनी का नेम है गीगी फार्मास्यूटिकल्स, गीगी फार्मास्यूटिकल, इन स्विट्जरलैंड डिस्कवर्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ DDT। उन्होंने DDT की इफेक्टिवनेस डिस्कवर की थी। पहले फाइंड हो गया था 1873 में इंसेक्टिसाइड, लेकिन वो यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि पता तो बाद में चला ना, पॉल मुलर ने बताया, जो गीगी फार्मास्यूटिकल्स में थे स्विट्जरलैंड में, उन्होंने बताया कि वो इंसेक्टिसाइड की ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है। ओके, और इसी वजह से पॉल मुलर को नोबेल प्राइज दिया गया इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी इन 1948, बराबर। मतलब 9 साल में ही उनको नोबेल प्राइज मिल गया इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। ओके, तो ये बात हुई हिस्ट्री की, याद रखिए 1873 में बना, 1939 में पता चला वो इंसेक्टिसाइड है, किसको पता चला, पॉल मुलर, गीगी फार्मास्यूटिकल्स, एंड फाइनली 1948 में उसको उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, द यूज ऑफ DDT इंक्रीज्ड enormously on a worldwide basis after World War II। World War II के बाद इसका यूज बहुत ज्यादा हो गया। ओके, primarily because of its effectiveness against the mosquito that spreads malaria। ओके, मलेरिया फैलाने वाले मॉस्किटोज जो होते हैं उनकी अपोज में वो ज्यादा इफेक्टिव है। एंड लाइस दैट कैरी टाइपस, ओके, टाइपस नाम का जो क्या बोलते हैं फीवर है, उसको फैलाने वाले जो जुओं, मतलब जो कीड़े होते हैं, उसके अपोज में वो वेरी यूजफुल था। तो याद रखिए, इट इज इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द मॉस्किटो दैट स्प्रेड मलेरिया एंड लाइस दैट कैरी
typos. Okay. However, problems related to extensive use of DDT begin to appear in the late 1940s. 1940s के आसपास उसकी ज्यादा यूज के परिणाम दिखने लगे. Many species of insects develop resistance to DDT. मतलब कुछ जंतु ऐसे भी थे कि उन्होंने उसका रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया था, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी. And it was also discovered to have a high toxicity towards fish. मतलब DDT का यूज फिश के लिए very harmful है. Okay. The chemical stability of DDT and its fat solubility compounded the problem. Okay, उसकी chemical stability मतलब वो ज्यादा stable compound था, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता था, वो स्मॉलर कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होता था, इसलिए द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ DDT एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी, वो फैट में इजीली सॉल्युबल हो जाता था, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया. DDT is not metabolized very rapidly by animals. Animals भी उसको easily metabolize नहीं कर सकते थे. Instead, it is deposited and stored in the fatty tissues. मैंने अभी बताया कि वो फैट में डिसॉल्व हो जाता है, तो वो मेटाबोलाइट होने की जगह पर वो फैटी टिश्यूज में स्टोर होने लगा. ओके. और इतना ही नहीं, if injection continues at a steady rate, DDT builds up within the animal over time. Okay. The use of DDT was banned in United States in 1973, although it is still in use in some other parts of the world like India. बहुत सारे देशों में अभी भी DDT यूज किया जाता है. तो एक बार फिर से देख लें DDT के बारे में. DDT was the first chlorinated organic insecticide जो 1873 में डिस्कवर हुआ. बराबर 50 से ज्यादा साल बाद पता चला कि वो इंसेक्टिसाइड है. पॉल मुलर ने, जो गीगी फार्मास्यूटिकल्स हैं, उन्होंने बताया. उनको नोबेल प्राइज मिला 1948 में. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज्यादा यूज हुआ. मॉस्किटो विच स्प्रेड्स मलेरिया एंड लाइज दैट कैरी टाइपस, इनके लिए यूज किया गया शुरू में DDT. ओके. फिर 1940s के आसपास प्रॉब्लम्स दिखने लगे. वो फिश के लिए हार्मफुल है, केमिकली स्टेबल है और फैट सॉल्युबल है. इसी वजह से वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाया. फैट सॉल्युबल है, फैटी टिश्यूज में स्टोर हो जाता था, और अगर कंटिन्यूअस अपनी बॉडी में ऐड करते जाएं तो इट बिल्ड्स अप विद इन एनिमल्स ओवर टाइम. फिर यूज ऑफ DDT यूएसए में बैन है, और फाइनली बाकी सब कंट्रीज में, मोस्ट ऑफ कंट्री में DDT बैन नहीं है. तो DDT का फॉर्मूला आप ये ड्रॉ करोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो आपको मैं बता सकता हूँ, ये पैरा पोजीशन है तो ये पैरा डैश है. फिर डाई क्लोरो डाई फिनाइल, 2 कार्बन है 3 क्लोरीन है, तो ट्राई क्लोरो इथेन. लेकिन मेरा मानना है कि आप इस फॉर्मूला को देखोगे तो आपको इजीली याद रहेगा. कैसे आप देख सकते हो? चलो पहले लिखेंगे पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, विच इज नोन एज DDT. ओके. अब देखो नीट 2009 में इस DDT पर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन ऐसा है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स and how many pi bonds are present in DDT. DDT में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड्स हैं. बराबर. तो उसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे जूम कर रहा हूँ. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ DDT. ओके. पहले स्ट्रक्चर चेक कर लो. लिखा है ना, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन. चलो मैं पहले पाई बॉन्ड कैलकुलेट करता हूँ. यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है और हर एक बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसलिए पाई बॉन्ड्स आएंगे 6. सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स?
6 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? 6 सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड्स की बात करूं, सॉरी हाँ, डबल बॉन्ड होता है तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, तो पाई बॉन्ड कितने हुए? 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई बॉन्ड हुए। अब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। देखो CH सिग्मा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। पहले सराउंडिंग बॉन्ड देखेंगे, फिर 4, देन आफ्टर 5, ये वाला 5 लेते हैं 5, और ये 6, तो सराउंडिंग वाले 6 बॉन्ड हो गए बेंजीन के। फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड देखते हैं, 6 के पीछे कौन आएगा? फिर 7, फिर कार्बन कार्बन 8, कार्बन कार्बन 9, कार्बन कार्बन 10, 11, और लास्ट में आएगा 12। तो पूरा ये कवर हो गया। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हुए बच्चों यहाँ पे? 12। फिर CH सिग्मा बॉन्ड 13, फिर यहाँ पे 14, देन आफ्टर 15, फिर कार्बन क्लोरीन दैट इज 16, फिर 17, फिर 18, हो गया 18। ओके। फिर यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करें तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ऊपर लिख रहा हूँ 19, फिर आएगा 20, क्लोरीन आएगा 21, फिर आएगा 22, फिर आएगा 23। ओके। फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की बात करूं तो वो है 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के पीछे आपको पता चलेगा कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ DDT 29 सिग्मा बॉन्ड्स and 6 pi bonds are present. Okay, so I hope you all are enjoyed this lecture. और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ मैं आपको एक PDF भी भेज रहा हूं जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। जितने भी कंपाउंड हम पढ़े हैं उन सभी कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो मैंने यहाँ पे एंट्रेंस बुक में से ऐड करके लिखा है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, हाउ कैन वी प्रिपेयर this type of polyhalo compound. Okay guys, see you soon.